नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत विश्व एवं भारत के भूगोल से कुल देखिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए ये सब वे क्वेश्चंस है जो अब तक KVS, NBS, DSSB, EMRS इन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिए हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हिस्ट्री को पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं। और हम लोग आज इस वीडियो में विश्व एवं भारत के भूगोल जो यह आप लोगों का यह चैप्टर्स है, इसके अंतर्गत हम लोग विश्व का भूगोल और साथ में ब्रह्मांड एवं जो सौरमंडल है इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए दिया है, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल चैप्टर का नाम है। दिया कि निम्नांकित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बताइए आप लोग। इसका मतलब देखिए पूछने का यह है कि किसके पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, मंगल के पास कि शनि के पास कि बुध के पास कि शुक्र के पास? तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, शनि के पास चंद्रमा की संख्या अधिक है। देखिए शनि ग्रह के पास हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा है। मार्च 2025 तक खगोलविदों ने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की, जिससे इसकी कुल संख्या 274 हो गई है। बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है जो दूसरे स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लेता है? बताइए 225 दिन कि 360 दिन कि 100 दिन कि 150 दिन? दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 225 दिन शुक्र ग्रह जो होता है यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अपना समय लेता है। आप लोग यहाँ पर व्याख्या देखिए कि शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 225 दिनों का समय लेता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह दूसरा ग्रह है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से कुछ इसका समानता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि धूमकेतु है कि उपग्रह है कि क्षुद्र ग्रह है कि बौना ग्रह है? कह कि चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हो। देखिए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यही मंगल और बृहस्पति के बीच ये परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों मेरा बोलने का स्पीड जो है थोड़ा तेज होगा, क्योंकि देखिए यदि मैं धीरे धीरे कवर कराऊंगा इन PYQ को तो एग्जाम तक यह इंड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बोलने का अपना स्पीड जानबूझकर तेज रखा हूँ। और यदि आप लोग की स्पीड धीरे लगेगा तो आप लोग क्या करिएगा 2x कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी टाइम बचेगा। व्याख्या देखते दिया कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे देखिए आप लोग सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे पढ़ते हैं आप लोग ग्रहों का। देखिए बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल आगे ना, मंगल के बाद क्या होता है बृहस्पति, तब आगे शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या होता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है मंगल और बृहस्पति के बीच, आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया कि फोबोस और डीमोस हैं। बताइए बृहस्पति के 2 चंद्रमा है कि बुध के ग्रह है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं कि शुक्र के 2 उपग्रह हैं? देखिए फोबोस डीमोस जो है या मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। याद रखिएगा 1877 में इन्हें खोजा गया था। फोबोस का व्यास केवल 22 किलोमीटर है तथा डीमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। याद रखिएगा इसको आप लोग। जो बुध है और शुक्र है इन दोनों के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चयन करें और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? मंगल की, शुक्र की, बुध की, बृहस्पति? देखिए सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा के रूप में जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा ग्रह है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे? इरोस की, एपोफिस की, बेन्नू की, सेरेस? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एपोफिस होगा। इसको लोग नग्न आंखों से भी देख सकते हैं।
कह रहा है कि एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा है, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैसा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला दिया कि निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमती है, कि सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है, कि सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज़्यादा तेज है घूमती है, कि सूरज की कोर घूमती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 7 का बी यहाँ पर सही होगा। यही जो है सही होगा कि सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सूर्य एक तारा है तथा इसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को कोरोना कहते हुए याद रखिएगा। सूर्य के कोर का जो तापमान होता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति की, यूरेनस की, शुक्र की, नेपच्यून। देखिए बृहस्पति जो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वह बृहस्पति होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है और अपनी धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1.31 ग्राम प्रति घन सेमी तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना अधिक है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का, देखिए याद रखिएगा बृहस्पति का जो उपग्रह है वह गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? हम लोग पढ़कर आ चुके हैं कि शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इसका ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ। याद रखिएगा जो शुक्र है इसका जो नामकरण किया गया है प्रेम और सौंदर्य की जो रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा या सांझ के तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट बियर के नाम से, देखिए सप्तऋषि आप लोग याद रखिएगा। इसमें 7 जो तारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? 10 का यहाँ पर ए जो होगा वह सही हो जाएगा। तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या उर्सा मेजर कहीं के लिखा था, ग्रेट बियर या सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, कंप्यूटर का सभी का आप लोगों को यही पीडीएफ चाहिए, PYQ का पीडीएफ, तो आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग मैसेज करिएगा। वहाँ से आप लोगों को आसानी से यह पीडीएफ जो है मिल जाएगा। मैसेज कर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? बताइए, पृथ्वी की, बृहस्पति की, मंगल की, शुक्र। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी होगा। जो बृहस्पति ग्रह है यह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक टाइम लेता है, याद रखिएगा। व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है। सूर्य देखिए सौरमंडल का प्रधान है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसके ग्रहों की कुल संख्या 8 है जो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न है। जैसे देखिए बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चूंकि बृहस्पति पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति को लगेगा। और देखिए बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिनके वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 79 है। अब देखिए चेंजिंग हो गया है, यह कुछ बहुत ही पुराना व्याख्या दे दिया यहाँ पर। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के अलावा भी इस चैनल के द्वारा कंप्यूटर का, मैथ का, हिंदी का PYQ कराया जा रहा है। तो सही वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? बताइए, बृहस्पति की, शनि की, मंगल की, बुध। देखिए जो लाल ग्रह होता है यहाँ पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसकी सतह लाल रंग की हो। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो मंगल है किसके कारण से इसका रंग लाल है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अब हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, गुरु के पास कितने हैं इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? बताइए, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। अगला दिया कि पृथ्वी, आपको बताना है पृथ्वी के आकार के कारण दिन और रात होते हैं कि घूर्णन के, कि तापमान के बुरे लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही होगा। पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण जो होता है दिन रात होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है। याद रखिएगा जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी के इस गति को
घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी पर इस गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी में स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, बताइए। गोलाकार है कि वृत्ताकार है कि चतुष्फलकीय है कि जियोइड है। तो देखिए पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। पृथ्वी का आकार देखिए जियोइड है। टालमी ने 1543 में भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कापर्निकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में देखिए 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वो क्या है। कर्क रेखा पर कि भूमध्य रेखा पर कि ध्रुव पर कि मकर रेखा पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह भी होगा भूमध्य रेखा। ऐसा है जहाँ पर दिन और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह स्थान है जहां दिन व रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त सदैव इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बताइए। केंद्र प्रसारक बल या विकेंद्र बल की गुरुत्वाकर्षण बल की घर्षण बल के कारण होती है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वह अभिकेंद्र बल के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अभिकेंद्री बल तात्पर्य ऐसे बल से है जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करती है। अभिकेंद्री बल के एग्जांपल जैसे देखिए रस्सी में गेंद को बांधकर रस्सी के एक छोर को पकड़कर घुमाना, गोल घूमते झूले पर बैठे लोग, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, समतली वृत्तीय पथ पर कार की गति। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से बना, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 2 घंटा आगे है कि 3 घंटा 14 कितना 45 मिनट की 7 घंटा 15 मिनट की 5 घंटा 30 मिनट। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मध्य टाइम से समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। कहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरता है, याद रखिएगा इसको, उत्तर प्रदेश के। यह ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों से मैं कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए, अब तक तो मैं कहा नहीं हूं। यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल से भी जुड़ जाएगा। देखिए मैं इस वीडियो पर जो है 100 लाइक का टारगेट लेकर चलता हूँ। यदि आप लोग 100 लाइक का टारगेट पूरा करा देंगे तो देखिए मैं एक दिन में 100 200 क्वेश्चन को हल कराऊंगा और 5 जनवरी तक आप लोग का सिलेबस भी खत्म करा दूंगा। अगर आप लोग भी सुस्ती बरतेंगे तो हम भी थोड़ा अपना स्पीड स्लो ही रहेगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोग का जितना भी PYQ है सभी एग्जाम तक सभी मैं जल्दी कराकर ख़त्म करा दूंगा। तो टारगेट हम 100 का रखें, देखते हैं आप लोग 100 लाइक पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है। मकर रेखा की, कर्क रेखा की, ध्रुव की, भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, भूमध्य रेखा होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यह देखिए क्वेश्चन से NVS PGT में पूछा गया है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा में सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता पाई जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पाए जाने वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं, याद रखिएगा। भूमध्य जो रेखा होता है इन पर पाए जाने वाले वन जो होते हैं सदाबहार वन होते हैं, कहलाते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है। आप बताइए 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की, 23.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण की, 66.5 डिग्री दक्षिण की, 66.5 डिग्री दक्षिण की, 66.5 डिग्री दक्षिण। देखिए 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का ए सही होगा। तो उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से जो अक्षांशों के बीच है वह 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का। व्याख्या वैसा है नहीं, बाकी वही दिया है। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि इन आयन वृत्तों के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। हम लोग पढ़ कर आए हैं 82.5 डिग्री पूर्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है।
ये भी याद रखिएगा। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होंगी? बताइए आप लोग। 89 की, 90 की, 91 की, 180। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा 89 रेखाएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए, भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण या उत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। याद रखिएगा, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर या अक्षांश रेखा कहलाती है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। ये आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम, की भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण, की आदि रेखांश के केवल पूर्व, की आदि रेखांश के केवल पश्चिम। तो 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह कोणीय माप डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, इसको लैम्बडा द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? मलक्का की खाड़ी, की हार्मुज की खाड़ी, की बेरिंग की टारस की खाड़ी। 25 का ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। यहाँ पर जो बेरिंग की खाड़ी है इसी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य में 180 डिग्री या उत्तर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई ये काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घटाते हैं तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ा देते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर क्या होता है? याद रखिएगा 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो समयों का अंतर होता है वह 4 मिनट होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। थोड़ा व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को जो है 2 लंबवत भागों पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है। इस रेखा के पूर्वी दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इन दोनों को आप लोग अंतर कर लीजिएगा। 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 60 डिग्री होगा। आप लोग यह बताइए कि देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 60 डिग्री में कितना होता है? 6 से 24 यानी कि 240 मिनट हो जाएगा। और 240 मिनट को आप लोग 60 से भाग दीजिए, घंटा निकल जाएगा। तो 6 चौक 24 यानी 10 में आप लोग 4 घंटा जोड़ दीजिए। 10, 11, 12, 1, 2 कहाँ पर? देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ईजी होता है इससे क्वेश्चन, देखिए वही सेम दिया भी है। हम लोग अगला यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से। देखिए, कह रहा है कि कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? बताइए। केवल 2.7% की 1% से भी लेस, की केवल 70% की केवल 30%। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। 1% से भी कम जो भूजल होता है मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए, पृथ्वी पर कुल जल का केवल 3% ही मीठा पानी है। इस 3% मीठे पानी में से अधिकांश बर्फ और ग्लेशियरों में जमा है अथवा भूमिगत है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठे जल की मात्रा 1% से भी कम है, जिसमें भूजल भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि पवन का वेग कम होने से बताइए क्या होता है? वायु का दाब कम हो जाता है, कि वायु का दाब बढ़ जाता है, कि वायु का दाब स्थिर रहता है, कि वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है? 29 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, जबकि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। पवन सदैव उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, ये भी याद रखिएगा। जो पवन होता है यह सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आपको कह रहा है कि जो दिया गया विकल्प इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है कि गतिशील पवन को वायु कहते हैं। दूसरा दिया है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। बताइए, दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही एक गलत है, कि पहला गलत है कि दूसरा का सही है? बताइए। देखिए, 30 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह 20 सही होगा। तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिया है दोनों गलत दिया है। व्याख्या सीधे देखते हैं। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की
और वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, अतः दोनों कथन गलत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभीष्ट है, समताप मंडल की, ताप मंडल की, आयन मंडल की, बरी मंडल। देखिए वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल जो होता है यह परफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायुमंडल की समताप मंडल परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभीष्ट है, क्योंकि यह परत बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है कि सिंध ऊपर की, गंगा पर की, गोदावरी पर। देखिए सबसे बड़ा बसा हुआ जो नदी द्वीप है वह आप लोगों का ब्रह्मपुत्र पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। माजुली देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह 880 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियों का घर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया, लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि इंग्लिश चैनल अलग करता है, सीधे हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं, आंसर दिख गया है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। और देखिए मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। गोदावरी डेल्टा की, फ्लाई डेल्टा की, गंगा डेल्टा की, सिंधु नदी डेल्टा। देखिए यहाँ पर गंगा डेल्टा होगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं लोग इस क्वेश्चन का। देखिए डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के निक्षेपण की विशेषता है, ये वेटलैंड्स हैं जिसमें नदियां अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या दूसरी नदी से प्रवाहित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल, इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी शामिल है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा, बताइए। लक्षद्वीप है कि अमेडीवी द्वीप, मिनिकॉय के। देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का यह बैरन द्वीप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 2005 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी फट गया था और तब से यह अनियमित गतिविधि दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, न्यू कैलेडोनिया रीफ की, ग्रेट बैरियर रीफ की, फ्लोरिडा रीफ की, रेड सी कोरल। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ही होगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व का सबसे व्यापक और समुद्र प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों को मिलाकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट से में जो है 1400 मील तक फैला हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। न्यू कैलेडोनिया रीफ फ्रांस में, फ्लोरिडा रीफ अमेरिकी महाद्वीप, रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला, हिंदुकुश की, काराकोरम की, पूर्वांचल की, हिमालय। देखिए यहाँ पर 37 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी सही होगा, तो पूर्वांचल पर्वतमाला हो जाएगा जो सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है। व्याख्या देखते हैं कि सारामती, और देखिए कहीं कहीं सारामती भी लिखा रहता है, भारत के नागालैंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। जो सारामती है यह भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत की म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। यहीं पर थानामीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुकुश देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान, काराकोरम भारत चीन पाकिस्तान, हिमालय भारत भूटान चीन नेपाल अफगानिस्तान, इसकी स्थिति दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित, बताइए। डांड्रेक्ट डीप की, जावा ट्रेंच की, मकरान की, डायनामेंटिया ट्रेंच। 38 का ऑप्शन नंबर देखिए जो होगा बी सही होगा, तो जावा ट्रेंच होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। सीधे हम लोग इस क्वेश्चन का क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। तो हिंद महासागर देखिए करा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह जावा के पास हिंद महासागर में स्थित है। मकरान बलूचिस्तान का तटीय क्षेत्र है। यह बलूचिस्तान में पाकिस्तान और ईरान में ओमान की खाड़ी के तट के साथ एक अर्धरेगिस्तानी तटीय पट्टी है। वहीं डायनामेंटिया ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहां कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। और यह अपवाह प्रतिरूप की ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप की, आयताकार अपवाह प्रतिरूप की, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
देखिए दोस्तों, अभी आप लोग बाकी कहीं भी जाकर पढ़ते हैं, इतना स्पीड में इतने अधिक क्वेश्चंस को कोई नहीं कराता है। अभी 20 ही क्वेश्चंस लोग देखिए 2 घंटे में 20 क्वेश्चंस को लोग बताते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अभी 1 भी घंटा नहीं हुआ है, इतना जल्दी देखिए 39 क्वेश्चंस लोग व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं। तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा बिना हमसे कहे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, भूल जाता हूँ वीडियो बनाने के दौरान लाइक करने के लिए, जब याद आता है तो मैं कहता हूँ लाइक आप लोग जरूर करिएगा। और देखिए आप लोग अधिक से अधिक कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगला व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहाँ जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। अपवाह या धरातलीय अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जलधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। देखिए आप लोग, यह कोई मत कहिएगा कि मैं बहुत तेज़ अपना स्पीड रखा हूँ। अगर इतना तेज़ नहीं रखूँगा तो हम लोग इतना अधिक क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और सोच रहा हूँ कि एग्जाम तक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस इन सभी को मैं कवर करा दूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। दूसरा दिया कि जहाँ गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। बताइए। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। पहला दूसरा जो है दोनों कथन सही हो जाएगा। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है जो बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। और देखिए कह रहा है कि जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसको भी याद रखिएगा, जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है। अजोरिस पठार की, केरगुएलन पठार की, यरमक पठार की, राकाल पठार। देखिए 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा, केरगुएलन पठार होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। केरगुएलन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। यह उत्तर, पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा में 2200 किमी से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अंटार्कटिक प्लेट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा दिया कि गल्फ स्ट्रीम सीधे जलधाराएं होती हैं। तो देखिए 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा, केवल 2 होगा। व्याख्या देखते हैं कि गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को बढ़ा देती है तथा ध्रुवों पे बंदरगाहों के तट पर जमी बर्फ को जल में परिवर्तित कर देते हैं। इससे ध्रुवीय तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कुछ गर्म जलधाराएं इस प्रकार हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ब्राज़ील की गर्म जलधारा, नॉर्वेजियन की जलधारा आदि। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के पास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। तरंग की, ज्वार भाटा की, महासागरीय धाराएं की, सुनामी। तो देखिए इसको ज्वार भाटा कहा जाता है। 43 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल का ऊपर की ओर उठने को ज्वार तथा नीचे की ओर गिरने को भाटा कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। 2 बार ज्वार आने के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्य से 20% नीचा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार आता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सबसे बड़ी श्रृंखला को निम्न हिमाचल कहा जाता है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही दिया है। केवल यहाँ पर 2 जो होगा यह सही दिया है, बाकी देखिए पहला गलत दिया है। व्याख्या देखते हैं। हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड़ ने दी थी, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार इन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल, असम। क्या है आप लोग याद रखिएगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। अब देखिए पंजाब हिमालय जो है यहाँ पर सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य का यह क्षेत्र है। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है। असम हिमालय तीस्ता नदी से दियांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का क्षेत्र है। और देखिए हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक श्रृंखला का विकास हुआ है। तो पहला कथन देखिए जो है सही है, दूसरा का कथन जो दिया है वो गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वह पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए पहला का तो सही कथन दिया है। दूसरा का कह रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, केवल एक सही होगा, दूसरा का जो है गलत दिया है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी नहीं है। कौन सा है, बल्कि यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका सही होगा। देखिए एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और देखिए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला दिया है कि अब आप लोग कमेंट करिएगा कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। 4000 मीटर की, 6000 मीटर की, 5000 मीटर की, 8000 मीटर। देखिए इसका जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। सीधे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलाक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे बलाक को क्या कहा जाता है, ओष्टकी, हाष्टकी, डोष्टकी, मोष्ट। देखिए 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हाष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि बलाक पर्वत के ऊपर उठे भाग को हाष्ट कहा जाता है तथा नीचे धंसे भाग को ग्रैबन कहा जाता है। बलाक पर्वत का निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा तनाव मूलक बल के कारण होता है। बलाक पर्वत के उदाहरण है जैसे देखिए आप लोग वासजेस पर्वत, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सतुड़ा पर्वत इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे बताए। जीवमंडल की, परिमंडल, क्षोभमंडल की, स्थलमंडल। देखिए जी पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं इसको स्थल मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल एवं 29% भाग पर स्थल मंडल। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला दिया कि भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई जो है सबसे कम है। बताइए मालेनाथ का, कि पालनाडु का, कि कोंगुनाडु का, कि कुट्टूनाड का। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुट्टूनाड का जो है भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है। NBS PGT में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कुट्टूनाड केरल राज्य में अलापुझा, पठानमथिट्टा और कोट्टायम जिलों को कवर करने वाला एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती। बताइए चांगजियांग, ब्रह्मपुत्र की, सिंध की, गंगा। देखिए 50 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर 50 का आप लोगों का 20 सही होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है। व्याख्या देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिए लंबाई जो है कुल 2900 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत यानी कि चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत में 916 किमी में बहती है। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा वायुमंडल में देखे नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में कितना है। तो 78% है। 51 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है। और देखिए नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित प्रक्रमों में हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। वलन के द्वारा, कि भ्रंशन के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, कि हिमानीकरण के द्वारा। तो देखिए यह जो बनता है भ्रंशन के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए भूपटल की भौगोलिक प्लेटों पर अधिक दबाव पड़ने से वे अपने स्थान से विस्थापित हो जाती हैं और एक ओर की शिलाएँ दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंशन कहते हैं। विस्थापित होने से ऊपर उठे खंड को हास्ट तथा नीचे धंसे खंड को ग्रेबन कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हिमालय की माउंटेन ऑफ गॉड, की माउंट पिनाटुबो, की कराकाट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट ऑफ गॉड होगा। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर थोड़ा यही जान लीजिए आप लोग कि उत्तरी पूर्वी तंजानिया में अवस्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एक मात्र ज्वालामुखी है जिससे नाइट्रोकार्बोनेटाइट लावा निकलता है।
इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर, देखिए थोड़ा हाल ही का ये क्वेश्चन लग रहा है, पूछा गया था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर की कंचनजंगा पर्वत की, हिमालय पर्वतमाला की, माउंट एवरेस्ट। देखिए दुनिया की छत जो कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए KVS PRT में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं? दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार की, मिश्रित ज्वार की, ज्वार भाटा। तो देखिए यहाँ पर 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार जो कहलाते हैं मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग आप लोग KVS NVS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर में देखिए 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए जब आप लोग का EMRS का एग्ज़ाम था उस टाइम मैं यूट्यूब पर फ्री में जो है NCERT के माध्यम से ICT को कवर कराया था और साथ में मैं एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था। और देखिए जो लोग हमसे जुड़कर ICT पढ़े थे वे लोग TGT में 15 में से 14 क्वेश्चंस, फिर देखिए PGT में 15 में से 14 क्वेश्चंस और हॉस्टल वार्डन में 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर आए हैं। और देखिए मैं कोई ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ देखना है तो जाइएगा, वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, चैनल पर ही वीडियो है, वहाँ पर हम TGT का भी प्रूफ दिखाए हैं। जो हम अपना कंटेंट प्रोवाइड कराए थे वहीं से 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था। PGT में भी हम प्रूफ दिखाए हैं कि 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था। तो यदि आप लोग KVS NVS में भी 20 में 20 क्वेश्चंस सही करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए देखिए हम एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। मात्र देखिए आप लोगों को 51 रुपया में, 51 रुपीज़ में 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। एक टेस्ट सीरीज में देखिए 30 क्वेश्चंस है तो 10 टेस्ट सीरीज में कुल 300 क्वेश्चंस है और जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। अब तो देखिए 350 से अधिक लोगों ने इसको लिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जाकर अपना जो है टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग जब मैसेज करेंगे तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और देखिए अभी वीडियो के अंत में मैं इसका डेमो दिखा दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा डेमो उसका, उसके बाद आप लोग मैसेज करिएगा, अपना जाकर लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्योंकि EMRS में हम प्रूफ दिए हैं, जाकर देखिएगा, जो कंटेंट दिए थे वहीं से ICT के क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी कंप्यूटर में भी KVS NVS में भी हम 20 से 20 क्वेश्चन फंसाएंगे, तो जाकर आप लोग देखिएगा, लीजिएगा इसको। देखिए ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार जो कहलाते हैं मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार तथा दोनों भाटा में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? बैरन द्वीप में ज्वालामुखी की, माउंट वेसुवियस की, माउंट इटना की, कोटोपैक्सी। 56 का देखिए ऑप्शन नंबर 20 होगा। माउंट वेसुवियस जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चंस का व्याख्या। देखिए ज्वालामुखी वह व्यूवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस तथा जलवाष्प का उद्गार होता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ स्वतः निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली सिसिली, इटना इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत सक्रिय ज्वालामुखी के सब एग्जाम्पल्स हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वर्षों से सक्रिय नहीं होता परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इस श्रेणी में देखिए इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, अंडमान का नारकोंडम तथा इटली का वेसुवियस शामिल, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है? CO2 में, कि N2O में, कि CH4 में, कि SF6 में? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है यानी कि SF6 में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उपयोग कुल ऊर्जा को मापने के लिए, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछ लेगा कि कुल ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का प्रयोग किया जाता है। उच्च GWP वाली गैसें कम GWP वाली गैसों की तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान देती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है? हिमानी सेल के मैदान की, फ्लूवियो निक्षेप की, ड्रमलिन की, हिमानी निक्षेप। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर ड्रमलिन जो होता है यही
अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है। व्याख्या देखते हैं कि जब हिमानियों के तल पर हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण हम लोग अभी ऊपर पढ़े क्या होगा, ड्रमलिन ही होगा। तो 59 का यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला दिया कि हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं, बताइए नदी डेल्टा में कि सूखा क्षेत्र, ग्लेशियर। देखिए हिमोड़ जो होता है या ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं, जब हिम नदियाँ पर्वतों से खिसक कर हिम रेखा से नीचे उतरती है तो तापमान बढ़ जाने से पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद को निक्षेपित कर देती हैं। यह निक्षेप विभिन्न आकार और स्वरूप के होते हैं जिन्हें हिमोड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी का सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील की, बैकाल झील की, चिल्का की, सुपीरियर। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का बैकाल झील होगा जो रूस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन व गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। इसकी औसत गहराई 74 कितना दिया है कि 744.4 मीटर है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला दिया कि 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल को एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है। खाड़ी की, स्ट्रेट की, प्रायद्वीप की पठार। देखिए इसको आप लोग पढ़े होंगे कि पाक स्टेट आप लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसको सही होगा। 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। देखिए इनका व्यापारिक व सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर व मलक्का जल संधियों का एग्जाम्पल जो है दिया जा सकता है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होता है उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे खंबात की खाड़ी। और प्रायद्वीप भूमि का वो भाग होते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए कह रहा है कि धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा हो और सपाट हो, पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की निम्नतर परत है। क्षोभ मंडल की, बहिर्मंडल की, आयन मंडल की, समताप मंडल। देखिए 63 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ये सही होगा। वातावरण की जो निम्न परत है वह क्षोभ मंडल है। देखिए क्षोभ मंडल के बाद आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए पूरा वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है। नीचे से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल है 17 से 18 किमी तक, समताप मंडल 18 से 50 किमी, मध्य मंडल 50 से 80 किमी, आयन मंडल 80 से 400 किमी, बहिर्मंडल 400 किमी से अधिक। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। और देखिए क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी, चक्रवात, बादल, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। बाकी देखिए जो वायुयान जो उड़ाया जाता है वह समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया कि अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती। देखिए तो सही दिया है। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र हैं। देखिए ये अभी सही दिया है। ओजोन परत देखिए मध्यमंडल में, देखिए ओजोन जो परत है वह समताप मंडल में स्थित है, तो ये देखिए गलत दिया है। इस प्रश्न का यही सही विकल्प होगा। और बाकी दिया कि क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा, ये देखिए सही दिया है। यहाँ पर पूछा था कौन सा असत्य है, तो यही ओजोन परत मध्यमंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ओजोन परत की खोज जो है यह 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फाइवरी चार्ल्स और हेनरी बूसोन ने की थी। और आप लोग बताएगा कि ओजोन परत की सांद्रता किससे मापी जाती है, जरा बताएगा कि ओजोन की सांद्रता किससे मापी जाती है ओजोन परत की। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है। दृश्य प्रकाश की अवरक्त विकिरण की एक किरण गामा। देखिए हम लोग पढ़ते आए होंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़ते आए होंगे। परावैंगनिक विकिरण यहाँ पर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार की, कालाहारी की, सहारा की, खरन। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला विशालतम मरुस्थल है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 9,20,000 वर्ग किमी है। थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप के भारत तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी इसका सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतना जल्दी देखिए 66 प्रश्न यानी कि 66 क्वेश्चन हम लोग व्याख्या के साथ पढ़े हैं। अंत में यही कहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को जो कंप्यूटर का डेमो है, आप लोग जो कंप्यूटर का डेमो सीरीज आप लोग उसका डेमो देख लीजिए।
तो देखिए आप लोग, टेस्ट सीरीज यही है। जो भी लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है एनसीईआरटी के प्लस और साथ में पीवाईक्यू हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन एएलयू, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का ईएमआईआरएस का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चंस हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग केवीएस एनवीएस में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।